हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में या कुछ कॉमन सवालों के बारे में जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में ट्रैवल संबंधित या सफ़र कर सकते हैं यानी इससे संबंधित लोगों के दिमाग में आते हैं। आज हम उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। हमने ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते या क्या इश्यूज आते हैं, इस पर ऑलरेडी 2 वीडियोस करे हैं। आज हम उनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब देंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हार्ट पेशेंट्स के लिए सेफ है कि वो ट्रैवल कर सकते हैं। यूजली अगर पेशेंट को रीसेंट हार्ट फेलियर नहीं हुआ है और उसकी शारीरिक क्षमता अगर ठीक है, वो अगर चलने फिरने में सांस नहीं फूलती है और यदि वो अपनी मेडिसिन लेके जा रहा है तो ज़्यादातर केस में ये बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर पेशेंट्स के लिए ट्रैवल करना सेफ़ है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसे एग्जॉटिक जगह पे जा रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम है, किसी पहाड़ पे जा रहा है, किसी ट्रैकिंग के लिए जा रहा है, किसी नदी में जा रहा है या किसी समुद्र में डाइव करने जा रहा है या बंजी जंपिंग के लिए जा रहा है, कुछ एग्जॉटिक करने को जा रहा है, तो उसको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर हार्ट पेशेंट्स ट्रैवल तो एटलीस्ट कर सकते हैं और ट्रैवल करने में इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बशर्ते पेशेंट की कंडीशन अनस्टेबल ना हो और उसको रीसेंट कोई बहुत बड़ा डैमेज या हार्ट अटैक या ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो। अगला इंपॉर्टेंट सवाल लोग हमसे पूछते हैं कि हार्ट अटैक के बाद या एंजियोप्लास्टी के कितने दिन बाद वो ट्रैवल कर सकते हैं। यूजली हार्ट अटैक के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के बाद लोग ट्रैवल करना चालू कर सकते हैं। छोटे मोटे डिस्टेंस तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन रीजनेबल अमाउंट की अगर उनको थोड़ा दूर जाना है, कार वार में ट्रैवल करना है, तो वो 1 आध महीने के बाद कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी अगर हार्ट अटैक के बाद हुई है तो भी वही 1 महीने का लगभग रहेगा। और अगर एंजियोप्लास्टी स्टेबल पेशेंट में हुई है, वॉक इन पेशेंट में हुई है, चलते फिरते व्यक्ति में हुई है, तो 2-4 दिन 5 दिन में भी वो ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं कि ट्रैवल करने से पहले क्या इंपॉर्टेंट सावधानियां रखनी ज़रूरत है। यदि कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है तो वो पहले अपनी हेल्थ स्टेटस चेक कर ले, अपने ट्रैवल रिलेटेड प्लान्स को एक बार प्रॉपरली देख ले, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर से एक बार डिस्कस कर ले, अपनी मेडिसिन को चेक कर ले, मेडिसिन रिलेटेड पेपर्स और उनके डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर ले ताकि कहीं उनको दूर जगह जाके प्रॉब्लम्स ना हो। और मेडिसिन का एक एडिक्वेट सप्लाई या एक पर्याप्त सप्लाई जितना वो दिन के लिए जा रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा दिन का रख ले ताकि बाई चांस कोई कारण से अगर डिले होता है तो उनके पास एक्स्ट्रा मेडिसिन का सप्लाई हो ताकि मेडिसिन कम ना पड़ जाए। अगला क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं कि यदि कोई ट्रैवल ट्रिप हमें करना है तो उसके लिए हमें अपने एयरलाइंस को या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को इन्फॉर्म करना अनिवार्य है क्या। यूजली ऐसा कोई अनिवार्य तो नहीं है कि आपको अपना हेल्थ कंडीशन उन्हें इन्फॉर्म करना पड़े, पर ये अच्छा आइडिया है कि आप अगर उनको इन्फॉर्म करते हैं तो आपकी एयरलाइन को और सबको अगर पता रहता है कि कोई मेडिकल कंडीशन आपको है, खासकर हार्ट रिलेटेड, तो वो थोड़ा प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, वो थोड़ा मेडिसिन का सप्लाई वगैरह चीज़ें एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और आपका ट्रैवल के दौरान भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से ज़्यादा दिया जा सकता है कि यदि कोई प्रॉब्लम अगर हो तो उसे मैनेज कैसे किया जाए, या प्रॉब्लम हो तो आसपास हॉस्पिटल्स वगैरह में उसे मैनेज किया जा सके। थोड़ा सा एक बेटर आइडिया होता है कि ट्रैवल के दौरान आपका ट्रैवल एजेंट या बुक करने वाली कंपनी को हेल्थ रिलेटेड आप प्रॉब्लम अपनी अगर कोई है तो वो सूचित कर दे। और एक और इम्पॉर्टेंट इशू कि वैसे कंडीशन में आपको एक ट्रैवल रिलेटेड इंश्योरेंस हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के पेशेंट कई बार दूर दराज किसी कंट्री में चले जाते हैं और वहाँ सडनली कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। कई बार बहुत सालों बाद भी हो सकती है और कई बार वैसे व्यक्ति को भी हो सकती है जिसको पहले का कोई हार्ट प्रॉब्लम ना रहा हो, वैसे व्यक्ति को भी ऑल ऑफ अ सडन कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हार्ट अटैक आ गया, कुछ आ गया। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको ये इंश्योर करता है कि ट्रैवल में हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका उसमें कवर्ड है तो किसी और कंट्री में भी अगर आप जाते हो और आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है तो इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, आपको ऑल ऑफ अ सडन फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आ जाए कि आप ट्रीटमेंट ना करा पाओ, ट्रीटमेंट अफोर्ड ना करा पाओ। क्योंकि इंडिया में ट्रीटमेंट का जो प्राइस है उसके कंपैरिजन में और कोई कंट्री में अगर आप जाते हो तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा है। दवाइयों का कॉस्ट भी कई गुना ज़्यादा है, 15-20 गुना ज़्यादा है। और ट्रीटमेंट थेरेपी का कॉस्ट, एंजियोप्लास्टी और इस तरह की ट्रीटमेंट्स या कोई सर्जरीज वगैरह भी लगती है तो कॉस्ट इंडिया से कई गुना ज़्यादा है। तो वैसे केस में ऐसा नहीं हो कि आपको एडिशनल सडन फाइनेंशियल बर्डन हो जाए कोई इमरजेंसी के केस में। तो इसलिए अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाओ एक रीजनेबल अमाउंट का तो अच्छा है, उससे ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट एटलीस्ट कवर हो जाएगा। बहुत कम चांस है वैसे ऐसा प्रॉब्लम होगा, 1-8% ही चांस है, लेकिन यदि कुछ होता है तो उसमें आप फंस नहीं जाओ और परेशान ना हो जाओ। तो इसके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस और मेडिसिन का प्रॉपर सप्लाई हो तो अच्छा है।
अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि यदि अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या करूँ। यदि किसी व्यक्ति को ट्रैवल करते समय कोई सांस फूलने का तकलीफ हो रहा है, छाती में दर्द का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी या सुस्ती हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो आपके एयर ट्रैवल में अगर आप कर रहे हो तो आपके फ्लाइट अटेंडेंट को आप इन्फॉर्म करें, या कोई कार या कोई बस वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो तो जो पर्सनल इंचार्ज है, जो ट्रैवल का देखभाल कर रहा है, उससे आप इन्फॉर्म करें कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा हर जगह पे आपके पास एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स का लिस्ट होना चाहिए, ताकि किस हॉस्पिटल में आपको शिफ्ट किया जा सके या आपको मैनेज किया जा सके, आसपास में क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, उसके बारे में पहले से आपके पास जानकारी थोड़ा होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में कुछ मैनेज किया जा सके। और इमरजेंसी अगर वैसी होती है तो क्या किया जा सके, ये आपके ट्रैवल पर्सनल को भी पता होना चाहिए। जो मैंने पहले कहा था कि आपके फ्लाइट अटेंडेंट या आपके ट्रैवल पर्सनल या जिन्होंने टिकट बुक की है उनको अगर बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह का कोई इमरजेंसी या प्रॉब्लम आता है तो वो मैनेज बेटर वे में कर सकेंगे अगर को कोई प्रॉब्लम आता है तो, ताकि ऑल ऑफ अ सडन समस्या अगर हो जाए तो आपको ऐसा नहीं हो कि वो लोग को भी प्रिपेयर्ड नहीं हो कि ये प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करें। मान लीजिए सडनली आप अनकॉन्शियस हो गए, कुछ हो गए, तो उनको भी हाथ पाँव फूल जाए, समझ में नहीं आए कि कहाँ लेके जाए, क्या करें, पास में कौन सा हॉस्पिटल है। तो वो भी थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, तैयार रहेंगे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के ट्रैवल वगैरह के टाइम इस तरह की प्रॉब्लम्स होने का चांस होता बहुत कम है, इसलिए लोग मेंटली तैयार नहीं रहते। पर अगर बाई चांस कुछ आपके साथ घटित हो गया तो वो तैयार रहेंगे तो ज़्यादा जल्दी आपको ट्रीटमेंट मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि ट्रैवल करने के दौरान क्या मैं अकेले ट्रैवल कर सकता हूँ या किसी का साथ में रहना मेरे आवश्यक है। आप अकेले ट्रैवल कर सकते हैं, मोस्टली ऐसा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन बेटर होगा कि यदि कोई आपके साथ रहे जो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है और कोई इमरजेंसी में मैनेज कर सके, जिसके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मैनेजमेंट करने का प्लान ऑफ एक्शन हो, वैसा कोई व्यक्ति आपके साथ रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये होने से आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है। कोई कल को कोई अनफोर्सिन प्रॉब्लम हो जाता है जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, तो आपके साथ में कोई व्यक्ति अगर है तो आपको हेल्प आउट कर सकता है उस प्रॉब्लम से निपटने में, और आपको इमरजेंसी में सही तरह से ट्रीटमेंट दिलवा सकता है, आपका ध्यान रख सकता है। वो सारी चीज़ें करने के लिए कोई अगर साथ में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी सेफ्टी उसमें बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति को हाई ऑल्टीट्यूड में जाना है और उसको अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो क्या ये सेफ है। यूजली मैंने एक ऑल्टीट्यूड रिलेटेड भी चैनल पर पूरा डिटेल वीडियो किया है कि अगर 3000 मीटर से हायर डिस्टेंस आप जा रहे हो ऑल्टीट्यूड के टर्म्स में, जहाँ ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर गिरने लगती है तो वहाँ पे आपको आपके डॉक्टर से पूछ के या डिस्कस करके तभी जाना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सेफ नहीं रहेगा। पर यदि आप थोड़े बहुत डिस्टेंस के लिए जा रहे हो, ऐसी पार्ट में जा रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सैचुरेशन नॉर्मल रह रहा है और वहाँ पे वातावरण में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह है, तो वैसे केस में हार्ट पेशेंट्स में भी इतना कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए और मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर यदि कोई ऐसी जगह पे आप जा रहे हो तो फिर आपकी ओवरऑल फिटनेस एक बार आप डिस्कस कर लो आपके डॉक्टर के साथ, उसके बाद प्लान करो तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि यदि मैं किसी फ्लाइट पे जा रहा हूँ तो मैं अपनी दवाइयों को कैसे मेंटेन करूँ और दवाइयों को कैसे मैनेज करूँ। यदि बहुत लंबी फ़्लाइट है, 24 घंटे की फ़्लाइट है, तो कैसे मैनेज करूँ। उसके लिए आपकी सारी मेडिसिन जो आप लेने वाले हैं उसको आपके कैरी बैग में लेके जाइए। जो एक फ़्लाइट के अंदर जो कैरी बैग लेके जाते हैं या जो हैंड बैग रहता है उसमें रखिए, क्योंकि अगर आपने उसको चेक इन बैगेज में रख दिया तो 24 घंटे के बाद आपको मिलेगी तो सारी दवाइयाँ मिस हो जाएंगी। तो दवाइयाँ आपकी कैरी बैग में होनी चाहिए और जो टाइम शेड्यूल आपका है उसके हिसाब से लीजिए। एक और कई बार इशू होता है कि कोई इस जगह ट्रैवल कर रहा है जो बहुत दूर है और वहाँ शेड्यूल चेंज हो गया है, घड़ी का टाइमिंग चेंज हो गया है, दूसरे कॉन्टिनेंट में आप जा रहे हो, तो वहाँ पे जो आप जहाँ से बोर्ड किए हैं वहाँ पे जो टाइमिंग था दवाइयों का, उस शेड्यूल के हिसाब से आपकी दवाइयाँ आप लीजिए। मान लीजिए सुबह 9 बजे का डोज आपने ले लिया तो 12 घंटे जब उस घड़ी के हिसाब से हो जाए तो आप ले लीजिए। पता चले आप ऐसे जोन में जा रहे हो जहाँ टाइम दिखा नहीं रहा है या टाइम में वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसके लिए बेटर है कि आप जो जगह से चढ़े हो फ्लाइट पे वहाँ के टाइम जोन के हिसाब से अपनी दवाइयों के डोजेस को ले लें। अगला क्वेश्चन लोग हमको पूछते हैं कि ट्रैवल करने के दौरान यदि मुझे कोई एक्टिविटीज़ में एंगेज करना है या कोई फिजिकल एक्सर्शन करना है या कोई थोड़ा सा पहाड़ वहाड़ चढ़ना है या कुछ तरह की एक्टिविटी करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ज़्यादातर पेशेंट्स अगर उनकी फिटनेस अच्छी है और वो 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के या ट्रेडमिल में 7-8 मिनट वो अचीव कर सकते हैं तो आपको प्रॉब्लम मोस्टली नहीं आनी चाहिए। पर फिर भी आपकी ओवरऑल फिटनेस को एक बार आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करें तो अच्छा है। हर व्यक्ति का फिटनेस लेवल अलग होता है, हर व्यक्ति के रिस्क फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति की बीमारी अलग पैटर्न की होती है, तो उस हिसाब से आपकी एक्टिविटीज़ में रिस्क कम या ज़्यादा हो सकता है।
तो आपके डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आपकी ओवरऑल फिटनेस अच्छी है और कोई रिस्की बीमारी आपको नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर यदि कोई रिस्क फैक्टर बचा है या ऐसा प्रॉब्लमैटिक इशू है तो प्रॉब्लम आ भी सकती है। तो आज के टॉपिक में हम इतने ही क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चंस बाकी हैं जो ट्रैवल संबंधित हार्ट पेशेंट्स के दिमाग में आते हैं, उनको हम इस टॉपिक के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए ये टॉपिक को आज हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और उम्मीद करूँगा कि इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट भी आप जरूर देखें।